हमने ह्यूमन बॉडी को डिस्कस किया था। ह्यूमन बॉडी का जो कंपोजिशन होता है वो एटॉमिक लेवल पे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, ठीक है, सेलुलर लेवल पे होता है, टिश्यू के लेवल पे होता है, ऑर्गन के लेवल पे होता है। और हमारी जो बॉडी का ओवरऑल हाँ। कंपोजिशन है उसे हमें क्या समझना वाला? बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं। हम यदि हमारी बॉडी की कंपोजिशन को समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि ह्यूमन बॉडी में डिजीज कैसे डेवलप होती है। डिजीज क्या होती है? जब ह्यूमन बींग्स की बॉडी में डिस्कम्फर्ट आ जाए, किसी भी ऑर्गन की फंक्शनिंग चेंज हो जाए, ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन न कर पाए, तो उसको हम डिसफंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन कहते हैं। किडनी में डिसफंक्शनिंग हो जाए या हार्ट में हो जाए, तो हमने एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और टिश्यू सेल के लेवल पे बॉडी को समझने की कोशिश की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके सामने ये सेल का स्ट्रक्चर है और ये सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स आप देख सकते हो। लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। इसमें फॉस्फेट मिनरल की जरूरत पड़ती है और लिपिड। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ टाइप का होता है, स्मूथ टाइप का होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड्रोजन्स बनाता है, जिसको हम सेक्स हॉर्मोन्स भी कहते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वुमेन में और मैन में टेस्टोस्टेरॉन। इस हार्मोन का प्रोडक्शन कोलेस्ट्रॉल से होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और गोल्जी एपरेटस को हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसोसोम। जब सेल का लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है, तब सेल ने आपको किल कर लेता है। इस सेल्फ किलिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ या एपोप्टोसिस। और सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए। और क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। कहावत सुनिए ना आपने, लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, ठीक है। हमेशा आपके माता पिता को आपके आधार पे जज किया जाएगा। तो आप कभी कोई ऐसा काम ना करें कि आपके पेरेंट्स पे कोई उंगली उठाए, ठीक है। कहते हैं ना, यही संस्कार दिए क्या पेरेंट्स ने। तो पेरेंट्स के गुण बच्चों में आते हैं, ठीक है। मदर से ओवा सेल और फादर से स्पर्म सेल दोनों का डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन से जायगोट का फॉर्मेशन होगा, 9 मंथ में बेबी डेवलप होगा और दुनिया में एक व्यक्ति का अवतार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अवतार होते हैं। और भारत में अभी 140 करोड़ अवतार हो चुके हैं। अभी 2021 में जो जनगणना हुई ना, वो होने ही वाली थी पर कैंसिल हो गई। कैंसिल क्यों हो गई भाई? कैंसिल इसलिए हो गई, पॉपुलेशन यदि होगी तो इस बार हम नंबर 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी नंबर 1 पे कौन है? हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी नंबर 1 पे कौन चल रहा है बताओ? हम्म। कौन है अभी नंबर 1 पे? चाइना है ना। और अभी पॉपुलेशन दूसरी बार हो नहीं पाई। दूसरी बार जब पॉपुलेशन होगी तो भारत नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। कोविड की वजह से पॉपुलेशन काउंट नहीं की गई। एम आई ऑडिबल? तो यहाँ पर आप ये सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये है सेल के कंपोनेंट्स। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप में से किसी ने कल क्वेश्चन किया था कि
फर्स्ट यूनिट से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सेकंड यूनिट से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट यूनिट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडीज, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको लिखना है, इसमें आपको इसका इमेज ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसके फंक्शंस के बारे में बताना है। एनर्जी का प्रोडक्शन करता है एटीपी के फॉर्म में, बॉडी में एनर्जी स्टोर रहती है, एटीपी मॉलिक्यूल टूटते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टिश्यू में से, टिश्यू भी मैंने कल डिस्कस किया था, टिश्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए व्हाट इज इपिथेलियल टिश्यू और डिस्क्राइब द डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, और फंक्शंस आ सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है। और डिफ आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, है ना। जॉइंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, मसल्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, टिश्यू का क्लासिफिकेशन आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं सेकेंड यूनिट से, ठीक है। और न्यूरॉन की डेफिनेशन, कार्टिलेज, ब्लड, बोन, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और कार्डियक स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के, सेकेंड यूनिट के। न्यूरॉन का डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल देख सकते हैं। सेल लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, उसमें सब में सेल होती है। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। जो मल्टीसेलुलर होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेल्स एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। लॉयन मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, 250-300 प्रकार के सेल्स हैं, जिससे न्यूरॉन सेल है, नेफ्रॉन सेल है ना, पेराइटल सेल्स है, मास्ट सेल है, ग्लैंडुलर सेल है, ग्लैंडुलर सेल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, लेडिंग सेल है, सर्टोली सेल्स हैं। बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल का अपना फंक्शन होता है। और लू वैन हॉक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। यहाँ आप साइंटिस्ट का इमेज देख सकते हो। स्क्रीन विजिबल है आपको, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। यस सर, यस यस सर। हाँ, सर। ओके। यस तो सर, आ रही ये है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है ना, जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, यूग्लिना, पैरामीशियम और ईस्ट। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल और फंगाई। और ये आपके स्लाइड्स हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा 0.1, लार्जेस्ट सेल ऑफ ऑस्ट्रिच एग 18 सेंटीमीटर। यहाँ आप सेल के शेप एंड साइज देख सकते हैं। आरबीसीएस कनकेव शेप की होती है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। न्यूरॉन में कंडक्शन की और स्टिमुलस को रिसीव करके उसको कैरी ऑन करने की, पास ऑन करने की स्पेशल एबिलिटी पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसीएस वाइट कलर की होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। ये डिफेंस का काम करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसीएस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स में। लाइफ लाइन इसके इसके जो बाकी इधर से सेल्स हैं, जाओ। न्यूट्रोफिल्स हैं, लाइफ लाइन वही मैंने गेट लाइफ ना। एड्रेस क्या है? न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, है ना, ये सब डब्ल्यूबीसीएस के टाइप्स होते हैं। टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं। टी सेल वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। हेलो सर। बी बी सेल्स हेलो लिम्फोसाइट्स, सर, आप दिख लिम्फोसाइट। नहीं रहे हैं। स्क्रीन तो दिख रही है ना। सर स्क्रीन सिर्फ लैपटॉप की डेस्कटॉप दिख रही है सर, वो सेल्स वगैरह वहाँ पे है, उसका फोल्डर है।
हेलो। अच्छा, वो सब दिख रहा है क्या आपको? एक मिनट। हाँ सर, हाँ हाँ। अब दिख रही है? ये विंडो दिख रहा है सिर्फ। अब दिख नहीं रहा नहीं, है? एक सेकंड। हाँ अभी दिख रही है सर। हाँ अभी दिख हाँ, रही है अभी। चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, है ना। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल में यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना है। ये गोल्जी एपरेटस है, ये ग्रीन कलर का। और ये है लाइसोसोम, सुसाइडल बैग। दिस इज न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द सेल। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहीं से सारे सेल का जो ऑपरेशन है, सेल की जो ऑपरेटिंग है, वो यहीं से होती है। और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, स्टोन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए पाया जाता है। ठीक है। और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये सेल की डेफिनेशन है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल पे काम किया था। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। और एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट लिविंग सेल। और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ये यूनिसेलुलर सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, यूग्लिना, पैरामीशियम। हम बैक्टीरिया की स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें बैक्टीरिया को समझना जरूरी है। पैरामीशियम यूनिसेलुलर होता है ना। जैसे साल्मोनेला टाइफी, ये फूड के थ्रू, यदि हम गंदा खाना खाते हैं तो हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें डायरिया हो जाता है, लूज मोशन। ये मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है, एनिमल, प्लांट्स, फंगस। और ये स्लाइड्स हैं। और ये स्मॉलेस्ट सेल का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, 0.1 माइक्रोमीटर। और ये है लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच का एग, 18 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के सेल। लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं। जो स्टूडेंट लेट होंगे कल से, मैं उनको अलाउ नहीं करूंगा क्लास में। ठीक है। आरबीसीएस कॉनकेव शेप का होता है, लॉन्गेस्ट सेल। न्यूरॉन, इसमें कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। डब्ल्यूबीसीएस, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हमारी हेल्प करता है। ये स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैग्नीफाई करता है। यदि हम किसी बैक्टीरिया को देखना चाहें, है ना, सेल को देखना चाहे, तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये मैग्नीफाई करके और किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाता है। ठीक है। एनिमल, ये सेल के कंपोनेंट्स के नाम है, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और न्यूक्लियस। यहाँ पर नंबरिंग के थ्रू इंडिविजुअली इंडिकेट किया गया है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर है। ये बैक्टीरिया सेल है, ये फ्लैजिला है। ये बैक्टीरिया की पूंछ होती है, टेल। इसके थ्रू बैक्टीरिया मूव करता है, और दिस इज कॉल्ड सीलिया। छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे, इसको हम बोलते हैं सीलिया। और ये कैप्सूल शेप का बैक्टीरिया है। डिफरेंट शेप एंड साइज के बैक्टीरिया होते हैं। कैप्सूल शेप है, सिलेंड्रिकल है, बेलन शेप है, बैसिलस। और कॉमा शेप है, स्पायरोचीट्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, है ना। और साइटोप्लाज्म भी होता है, फ्लैजिलम होता है। और इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। राइबोसोम होता है, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियोटाइड होता है, और पिलीज होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है ये। इस पे रिसेप्टर पाए जाते हैं जिससे ड्रग बाइंड करते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स। और यहाँ पर चैनल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पेसिव।
एक्टिव में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और पेसिव जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के इन्फ्लुएंस में होता है, जिसका एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। हमारे लंग से जो ऑक्सीजन मिक्स की जाती है हमारे ब्लड में, जब हम सांस लेते हैं तो वो डिफ्यूजन के थ्रू मिक्स होती है। क्या हमें सांस लेने में एनर्जी लगती है, बताओ? हमें सांस लेने के भी लिए एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर आप जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड देख सकते हो। दिस इज हिस्टोन टाइप के प्रोटीन होते हैं, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है। एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। ये लाइसोसोम है, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिससे सेल अपने आप को किल कर लेता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्रिस्टीज होती हैं, मैट्रिक्स होता है, राइबोसोम होता है, डीएनए होता है इसमें। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज है, एग्जाम में ही आता है। इसके फंक्शंस है, ये एनर्जी को सिंथेसाइज करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और ये रॉड शेप का होता है, और इसमें टू मेम्ब्रेन होती है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन उसकी स्मूथ होती है, इनक्लोज द कंटेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के सभी कंटेंट को इनक्लोज करती है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है इसकी, है ना। इसका जो सेल्फ होता है वो फोल्डेड होता है, और इसमें इनवर्ट प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इनर कैविटी फिल्ड विद द मैट्रिक्स विद कंटेन मैनी एंजाइम्स, और यहाँ पर एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड, एटीपी। क्रोमोप्लास्ट कल मैंने आपको बताया था, कैरोट में होता है, गाजर में, है ना। गाजर का कलर ऑरेंज होता है क्योंकि उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कैरोटीन। मैंगो में प्रेजेंट होता है xanthophyll, जिस जिसकी वजह से मैंगो आपको येलोइश दिखाई देता है। टमाटो में कौन सा होता है, लाइकोपेन। तो ये सब क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। प्लांट आपको ग्रीन नजर आते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम की वजह से ग्रीन कलर के हमें प्लांट नजर आते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो रेड होता है, सुर्ख लाल। हमारा रक्त लाल है। लाल क्यों है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन प्रोटीन और आयरन, आयरन के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो आयरन रेड कलर प्रोवाइड करता है। आयरन का रिसोर्स क्या है, अनार से हमें आयरन मिलता है, पालक से मिलता है ना। ग्रीन वेजिटेबल से हमें मिनरल्स मिलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो ओल्ड सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो डेवलप्ड सेल्स हैं, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर इसका साइज दिया हुआ है, ठीक है। यूकैरियोटिक्स का साइज ज्यादा बड़ा होता है, और बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी में इस टाइप के सेल पाए जाते हैं। और ये जो यूकैरियोटिक्स है वो ह्यूमन बींग्स में ये सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अभी आगे देखना, एक मिनट रुको, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको, ये एंडोक्राइनोलॉजी लिखा हुआ है। दिस स्क्रीन इज विजिबल। नो सर, अब दिख रही स्क्रीन, इस स्क्रीन पे आप देख है। सकते सर हो, एंडोक्राइनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ओटोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर। ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ। पल्मोलॉजी स्टडी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम भी जिसको हम बोलते हैं, रिस्पिरेशन का काम करता है, इनहेल एक्सेल। हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी। राइनोलॉजी स्टडी ऑफ नोज। नोज हमारा सेंस ऑर्गन है। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन कौन से हैं, आई है, नोज है, स्किन है, टंग है, ठीक है। आंखें विजन का सेंस कराती हैं, और हियरिंग का सेंस हमारे ईयर से होता है। तो ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमें कनेक्ट करते हैं, और हम हमारी अंडरस्टैंडिंग को और हमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
इस स्लाइड में आप बॉडी का एटॉमिक कंपोजिशन देख सकते हैं। ठीक है। ये पावर पॉइंट पे ये किसने किया है ये? सर दिख नहीं रहा है सर, स्क्रीन दिख नहीं रही है। 1 मिनट, अभी दिखेगी। स्क्रीन विजिबल? मीटिंग। स्क्रीन विजिबल है आपको? बस ये सर। हाँ सर, ये विजिबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये केमिकल कंपोजिशन ह्यूमन बॉडी का 26 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है। 65% ऑक्सीजन, 18% हाइड्रोजन, 9% नाइट्रोजन। ये हमारी बॉडी की एटॉमिक कंपोजिशन है। ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है। सेलुलर लेवल की यदि बात करें तो 300 टाइप्स ऑफ सेल ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। टिश्यू की यदि हम बात करें तो टिश्यू में सिमिलर टास्क परफॉर्म करने वाली सेल्स का ग्रुप होता है। ऑर्गन लेवल की बात करें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है जो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जैसे हार्ट, किडनी और लंग्स। और हमारी बॉडी में 10 सिस्टम है जिसके नाम कल आप लोगों ने बताए थे। और हमारी जो होल बॉडी है उसमें 10 सिस्टम है। ठीक है। बेसिक लाइफ प्रोसेस में होता है मूवमेंट, मतलब लोकोमोशन। प्लांट में उतना मूवमेंट नहीं होता, वो एक जगह स्थिर रहते हैं, ह्यूमन बॉडी मूव कर पाती है। ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम भी होता है, ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। कोई भी यदि लिविंग सेल है तो वो रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है। उसमें चेंजेस आएंगे, उसकी ग्रोथ होगी, डिफरेंशिएशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन मतलब 1 से 2, 2 से 4 होना। ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ती है रिप्रोडक्शन से। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? हम्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? चयापचय की सब शक्ति रहती है सर, मेटाबॉलिज्म, हम्म। डाइजेस्टिव सिस्टम। मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से मिलके बनता है। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना। यदि हम मोतियों की एक माला बनाएं तो ये एनाबॉलिज्म है, और मोतियों की माला को तोड़ के सभी मोती अलग अलग कर दें तो ये कैटाबॉलिज्म है। तो हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस होते हैं, और ये किसी भी लिविंग सेल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यदि हमें किसी बैक्टीरिया को किल करना है तो हमें क्या करना होगा? उसके जेनेटिक मटेरियल को कोलैप्स करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उसके जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का, आरएनए का। हमको उसकी सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को रोकना पड़ेगा, है ना। और उसके मेटाबॉलिज्म को रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो उस बैक्टीरिया को किल करें। तो किसी भी सेल को मारना पॉसिबल है यदि हम ऐसे मेडिकेशन यूज करें जो सेल की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देंगे, डिसबैलेंस हो जाएगी सेल की फंक्शनिंग। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा लिपिड का बाइलेयर होता है। इसमें 75% फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है 20%, और ग्लाइकोलिपिड 5%। और ये है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? जो कैरियर मॉलिक्यूल होता है वो जिस सब्सटेंस को सेल के अंदर लेके जाना है उसके साथ वो बाइंड होगा और उसको सेल के अंदर लेके जाएगा, तो इसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रीली थ्रू द लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे वो इस मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, इंट्रासेलुलर फ्लूइड इसका डिस्क्रिप्शन है। ये जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं, ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये टाइप्स ऑफ आरएनए।
स्क्रीन विजिबल है? टिश्यू आपको नजर आ रहा है? यस सर। हाँ सर, आ रहा है। ये है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। और मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन होता है बॉडी में मूवमेंट, लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है अटैचमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। और नर्वस टिश्यू का फंक्शन होता है ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और इम्पल्स जो जनरेट हुई है उसको कंडक्ट करता है। ये टिश्यू के टाइप्स का इमेजेस हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, और ये मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और यहाँ पर इसके सब क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। एपिथेलियल टिश्यू का सब क्लासिफिकेशन है स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और बॉर्डर्ड कॉलमनर और स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। और मस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल है स्ट्रेटिफाइड और स्केलेटल मसल्स टिश्यू। और इसमें वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। कल आपको बताया था कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो परफॉर्म करता है वो इन्हीं मसल्स की वजह से करता है। और नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पैरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? कोई बताएगा आप में से? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? क्यों बेटा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन बताओ। हमारी बॉडी में कुछ ऐसा है जो ऑटोमेटिकली होता है। क्या है जो ऑटोमेटिकली होता है? हम्म। ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, हमारी बॉडी में हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है। हमारी ब्लड का कंपोजिशन कोई बताएगा? ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है, और ब्लड कार्पल्स होते हैं। ब्लड कार्पल्स में आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस आते हैं। डब्ल्यूबीसीएस में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आता है। टी लिम्फोसाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करता है, और टी लिम्फोसाइट वायरल इन्फेक्शन से फाइट करता है। हर सेल का अपना लाइफ स्पान होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसीएस का लाइफ स्पान कितना होता है? 3 से 5 दिन। आरबीसीएस का 120 डेज। न्यूट्रोफिल्स 1 से 2 दिन। बेसोफिल्स 2-3 दिन जीती है ना? सबसे ज्यादा कौन जीता है? टी लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा जीते हैं। 6 महीने तक जिंदा रहते हैं ये। ठीक है। आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, जब आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा होगा, आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है? आर्टरी और वेन में कोई डिफरेंस बता पाएगा? क्या डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन में? आर्टरी और वेन। आर्टरी क्या है? हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है, और वेन्स पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में वापस लेके आती है। ठीक है। और आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है, वेन का जो लूमेन है वो वाइड होता है। क्योंकि आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होता है तो प्रेशर के साथ फ्लो होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरी में ब्लड को पुश करता है। और आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, वेन में कम होता है। आर्टरी की जो मेम्ब्रेन होती है, वॉल होती है, वो थिक होती है, और वेन की थिन होती है। आर्टरी में वॉल नहीं पाए जाते हैं, और वेन में वॉल पाए जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? वेन में वॉल है, आर्टरी में क्यों नहीं है वॉल? हम्म। क्योंकि आर्टरी में प्रेशर के साथ ब्लड बहता है तो उसके बैकफ्लो होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। ठीक है। और हमारी जो आर्टरी होती है वो डीप रूटेड होती हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में इंजेक्शंस किस में लगते हैं? इंट्रावेनस इंजेक्शन वेन्स में लगते हैं। वेन्स हमारी बॉडी के सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा नर्स ट्यूनिकेटिंग टेप बांधती है हाथ पे और इंजेक्शन लगाती है। ठीक है। तो वेन सुपरफिशियली प्रेजेंट रहती है, ग्रीन कलर की नजर आ जाती है ऊपर ही, है ना?
और आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और ये एक एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, अदरवाइज सभी आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड क्या है? जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, वो रेड कलर से डिनोट किया जाता है। ठीक है। वेन्स ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से वो ग्रीन कलर की नजर आती है। ठीक है। और सिमिलरिटी क्या है? आर्टरी और वेन दोनों ही कैपिलरी से कनेक्टेड होती है, लिम्फेटिक सिस्टम से जो लिम्फ फ्लूइड फ्लो होता है वो वापस सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है। और ये वेन्स आगे चल के स्मॉल कैपिलरीज में बढ़ जाती है, आर्टरी आगे चल के आर्टरियोल्स में बढ़ जाती है। ये हॉलो पाइप ट्यूब्स होती हैं, जिसमें हमारा हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है। और तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंस है। समझ आ रहा है आपको? आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है? क्या हाँ डिफरेंस सर। होता है बताओ? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स? आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डिसऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। हम्म। और हार्ट से आर्टरी में फिल्टर्ड होके जाता है ब्लड पूरी बॉडी को। हम्म। और आर्टरी में वेन्स वॉल में नहीं होती है। ऑक्सीजन रहती, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है जो हम्म। हार्ट तक आता है। हम्म। फिर से वो ठीक है। अब मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक्स ओल्डर सेल है, यूकैरियोटिक्स न्यू सेल है, न्यूली डेवलप्ड सेल। ठीक है। साइज किसका ज्यादा बिगर ओके। होता है? प्रोकैरियोटिक्स से कंपैरिजन करें तो यूकैरियोटिक सेल्स का साइज ज्यादा बड़ा होता है। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। ठीक है। तो ये इसके डिफरेंसेस हैं। और इसके एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एनिमल में और फंगस में ये यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। और जैसे हम पुराने जो बैक्टीरियाज हैं उनकी बात करें, अमीबा है, इकोलाई है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। ठीक है। तो ब्लड की कंपोजिशन आपको समझ में आई? ब्लड में क्या क्या होता है बताओ? क्या होता है हमारे खून में? प्लाज्मा, आरबीसी, हम्म। डब्ल्यूबीसी गुड। और प्लेटलेट्स। वेरी गुड। जब भी बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो आप लोग रिस्पॉन्स दिया करो। ठीक है। और मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तो उस बीच में आप अपने आप को म्यूट कर लिया करो, यदि आपको आसपास आवाजें हैं, या कहीं आप ऐसी जगह पे हो जहाँ ट्रैफिक है। ठीक है। तो उस टाइम पे अपने आप को म्यूट कर लिया करो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को डिस्टरबेंस होता है इससे। ठीक है। और आपके मोबाइल में इंटरनेट का स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आप जब क्लास अटेंड करो ओके। तो एक कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है। और आपके इसमें इनफ डेटा पैक होना चाहिए, नहीं तो बीच क्लास में आपका नेट पैक खत्म हो जाएगा तो आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। ओके। और जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट डाउन करके उसके नोट्स बनाया करो। बना रहे हो? यस हम्म। सर। ठीक है। हेलो। हाँ, आ रही है आपकी वॉइस सर मुझे। मेरा, हाँ जी, ओके। ये जो आप रीड कराते हैं, तो सर ये हाँ, एक दिन पहले ये नोट्स हमको इसमें प्रोवाइड करा दिया करिए ग्रुप में, मैंने ग्रुप तो पे हम डाले उसको थे ना पढ़ नोट्स। आप लेंगे ना। ग्रुप में मैं नोट्स डालता हूँ, ये नोट्स तो मैं डाल नहीं चुका नहीं हूँ ग्रुप सर, पे। ऑलरेडी डाल चुके हैं। हाँ, आप चेक कीजिएगा। ठीक है। ओके। तो वो वही मैं कह रही थी कि जैसे हम थोड़ा पढ़ लेंगे उसमें ही, फिर हम बताएंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से, आप भी जो समझाते हैं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। करेक्ट करेक्ट। हालांकि वो सब पढ़ा हुआ ही है, पर वही हम्म। है कि वो रिपीटेशन में थोड़ा सा आ रहा है, तो वो एकदम आंसर नहीं आ पाता है ना। हम पढ़ लेंगे तो तुरंत क्लिक करेगा माइंड में। आप लोग की क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है, लॉन्ग डिस्टेंस, पढ़ाई से आपका रिश्ता टूट चुका है कुछ लोगों का।
ठीक है। ये सब हाँ चीजें जी, आपने मेरा तो स्कूलिंग बहुत में ज्यादा। पढ़ी हैं, 11th 12th में जूलॉजी में पढ़ी है आपने, कभी किसी ने नीट की बिल्कुल तैयारी की बिल्कुल। होगी तब पढ़ी होगी, और ये सब आपको उस टाइम पे बहुत अच्छे से आता होगा, मुझे पता है। जी पर जी अभी क्या जी है, थोड़ा सा जी। डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, तो चीजों को हमें रिफ्रेश करने की जरूरत है ना। तो ये सब हमें बिल्कुल सुपरफिशली बिल्कुल सर। पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीपली हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमें केवल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतनी चीजें हमें पढ़नी है। नहीं तो आप किसी स्टैंडर्ड ओके। बुक से यदि पढ़ोगे तो सेल और टिश्यू को ही कम से कम मतलब मोर देन 100 पेजेस में एक्सप्लेन किया गया है। सेल बहुत बड़ा टॉपिक जी होता बिल्कुल। है ना। क्योंकि इस दुनिया में इतने जी सारे सेल्स हैं, पर हमारे सिलेबस में केवल ह्यूमन सेल के बारे में हमें पढ़ना है ना। और क्वेश्चन भी मैंने आपको जो ओके। बताए हैं उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, प्लांट सेल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तो केवल मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, है ना। बाकी आपसे क्वेश्चन आएंगे, सेल से यही क्वेश्चन आएगा कि आप सेल का डायग्राम ड्रॉ कीजिए और उसको लेबल्ड कीजिए, आप बताइए कि कौन से सेल के कंपोनेंट का क्या काम होता है, ह्यूमन सेल। ठीक है। अब आप सोचोगे मैं आपको बैक्टीरिया सेल क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बेटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी जब एंटीबायोटिक्स पढ़ोगे तो एंटीबायोटिक्स कैसे मारती है बैक्टीरिया को, इसको समझने के लिए आपको बैक्टीरियल सेल को पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जो हमारे सिलेबस में नहीं होती हैं, एग्जाम में नहीं आती हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसको समझने के लिए उन चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे आपको कुछ इधर उधर की चीजें बतानी पड़ती है ताकि आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, है ना। अब हम हमें माइक्रोबायोलॉजी तो नहीं पढ़नी है ना। हमारा हमें ना तो सब्जेक्ट है और ना तो कहीं लिखा हुआ है कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ो। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी यदि आप नहीं पढ़ोगे बेटा तो आप फार्मेसी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जैसे एंटीवायरल ड्रग्स, ऐसी दवाइयां जो वायरस को इरेडिकेट करती है, एलिमिनेट करती है, वायरस से हमें बचाती हैं, ठीक है, वायरस को मारती हैं, है ना। वैसे तो वायरस को मारना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वायरस ना तो जिंदा है ना तो मरा हुआ है। वायरस के पास अपना किचन तो होता नहीं है ना। वो होस्ट सेल के किचन पे अटैक करके वहां पर अपना डिनर और लंच बनाता है। अब हम यदि वायरस को मारने जाते हैं तो वो सेल ही मर जाती है जिसमें वायरस होता है, क्योंकि वायरस ने उसको हाईजैक कर लिया है ना। आपने सुना होगा बेटा, प्लेन हाईजैक हो जाते हैं, प्लेन हाईजैक होते हैं क्या होता है ना। हम तो आतंकवादी को मार दें, लेकिन आतंकवादी के साथ साथ उसमें जो निर्दोष बेगुनाह लोग बैठे हैं वो भी तो मर जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही बैक्टीरिया वायरस करते हैं। ये क्या करते हैं, सेल के सरफेस पे या सेल के अंदर जाके सेल को इन्फेक्टेड कर देते हैं। और सेल जब इन्फेक्टेड हो जाती है तो हमें फिर ट्रीटमेंट के तौर पे जो हम दवाइयां लेते हैं, एंटीवायरल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग, है ना, फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन पे, एक्जिमा होता है ना, और